वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जो आखिरी पॉइंट था वो ये था कि क्या हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त एक न्यूक्लियर ताकत के तौर पर बिहेव कर रहा है? क्या वो रिएक्शन सही तौर पर सामने आ रहे हैं जो एक न्यूक्लियर ताकत को या एटमी ताकत से मालामाल मुल्क होता है वो रिएक्शंस देता है? अंसार साहब, आपका क्या तज्जिया कहता है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट? देखिए, मैं पहले तो ये ब्रिगेडियर साहब ने बात की और मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि जनरल मुशर्रफ साहब वो हैं जिन्होंने अमेरिकन को इस मुल्क में वो फैसिलिटीज दी जो अनइमेजिनेबल थी, जो कोई सॉवरेन नेशन दे नहीं सकती। अपने लोगों को, अपने बच्चों को, इवन आफिया सिद्दीकी को भेज दिया अमेरिका के हाथों में। और फिर एयर बेसिस तमाम ये जो अभी ये बात कर रहे थे सप्लाई लाइन की, वो भी इन्होंने दी, मुशर्रफ साहब ने दी। सो एक तो है ये बात चले एक लेकिन देखें हमारा बेसिक प्रॉब्लम ये है, उस वक्त के रूलर हों, जनरल मुशर्रफ हों या आज के रूलर हों, हम तमाम लोग और इवन बेशक ये PMLN हो, दिल और दिमाग से हम सबको पता है कि अमेरिका हमारा दुश्मन है। बिल्कुल, अमेरिका हमारे साथ सिंसियर नहीं है। वो एक गेम प्लान है, वो बेसिकली उसका टारगेट पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है। बिल्कुल। और ये जो अगर आप आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को देखेंगे तो देखें, आइसोलेटेड इंसिडेंट से आप कंफ्यूज होते हैं और नी जर्क डिसीजंस, ये जो आपके रिएक्शंस होते हैं, ये चीज़ों को कंफ्यूज करते हैं। हमें पहले, हमारे यहाँ थिंक टैंक्स नहीं है, हमें ये बात समझनी चाहिए कि आर्मी को डिस्क्रेडिट करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप किसी तरीके से, अब आप जो इंसिडेंट देख रहे हैं, मई 2 का इंसिडेंट हुआ, जो कराची में जो नेवल बेस के ऊपर अटैक हुआ, फिर ये अभी जो इंसिडेंट हुआ महमद एजेंसी में, ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि आर्मी डिस्क्रेडिट हो और फिर ताकि हम अंदर घुस जाएं और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को अटैक करें, जो बेसिक उनका मकसद है। अब इस सब चीज के मुतालिक जब हम इस कंफ्यूजन से बाहर नहीं निकलेंगे, जो हमारे ईरान की आपने बात की, ईरान ग्रेट सैटन बोलता है कि बड़ा शैतान है अमेरिका। हम तो उनके मुंह के ऊपर इतना नहीं कह सकते कि यू आर नॉट सिंसियर विद पाकिस्तान। हम तो उन्हें ये कहते हैं कि ये तो आप दुश्मनों वाली बात करें, ये तक नहीं कह सकते। सो जब तक देखें हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा दुश्मन कौन है, क्या इंडिया दुश्मन है या अमेरिका बड़ा दुश्मन है, जब तक हम ये चीज डिटरमिन नहीं करेंगे उस वक्त तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस चीज की हम हिफाजत कर रहे हैं, उन्होंने देखें अंसार साहब ये बातें तो डिटरमिन हो चुकी है, हमने तो देखिए अंसार साहब, हमने ये बातें तो फैसला हो चुका है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, एबटाबाद का कमीशन बैठा है, इतने सारे वाकये हुए हैं, इसके ऊपर तमाम पार्टीज ऑन बोर्ड आती हैं, इजलास होते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि पार्लियामेंट फैसले तो कर लेती है लेकिन दूसरे दिन ही ड्रोन अटैक हो जाता है और होता कुछ भी नहीं है। देखिए यही तो मसला है एक्चुअली। यहाँ पे जो रूलर्स हैं, मुशर्रफ साहब उनकी जेब में थे और हमारे आज के रूलर्स भी उनकी मर्जी के मुताबिक, उनकी ट्यून्स के मुताबिक डांस करते हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। देखें हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। हमारे यहाँ एक फर्द फैसला कर देता है, इंस्टीट्यूशन कुछ और कहता है, पार्लियामेंट कुछ और कहती है, APC कुछ और कहती है, और जब वो लोग आते हैं अमेरिकन यहाँ पे कुछ भी हमारे साथ कर लें तो हमारे रूलर्स उनको बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट किस्म की एश्योरेंस दे देते हैं। हाँ। तो देखें इस तरह ममालिक नहीं चलते। पाकिस्तान 18 करोड़ अवाम का मुल्क है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान 5th 6th लार्जेस्ट आर्मी है। लेकिन पाकिस्तान को इतना आसानी से खाना इतने आसानी से नहीं खाया जा सकता। लेकिन जिस किस्म के हालात पैदा किए जा रहे हैं कि आप अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी इस मुल्क की डिवाइड करें, आप हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको भी डिस्क्रेडिट करें, तो फिर यही कुछ होगा। झाकरानी साहब से मैं सवाल करूंगी। झाकरानी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी मेरे सारे मेहमानों की, मैं इसलिए एंड में आपके पास आई हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जरदारी साहब ने इस हमले के बारे में अभी तक मीडिया पर आकर मजम्मत क्यों नहीं की, कंडेम क्यों नहीं किया? देखिए, सबसे पहले जो इंसिडेंट हुआ है ये काबिल मजम्मत है और हमारे जवान शहीद हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये वार एंड टेरर में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसमें हमारे 30,000 से ज़्यादा लोग बे इनोसेंट जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 5,000 से ज़्यादा हमारे फौजी जवान शहीद हो गए हैं। उसी हवाले से हमारे जो आलमी बरादरी है उन्होंने बजाय उसके कोई पाकिस्तान की इस सारी कंट्रीब्यूशन या जितना उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उनको तस्लीम करके उनकी हैसियत या उनको माना जाए, उसके निस्बत में उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के जो उनके हदूद की वायोलेशन की है, उसमें जैसे हमारे दोस्तों ने पहले उनको तज़किरा किया है, एबटाबाद का इशू है या और इंसिडेंट हुए, लेकिन ये तो इंतहा हो गई
ये जो अभी हुआ है इसका प्रेसिडेंट साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने हर हुकूमत ने सख्त नोटिस लिया है। नोटिस से काम नहीं चलेगा ना जागरानी साहब, सुप्रीम पावर जरदारी साहब के पास है, वो ऑर्डर्स दे सकते हैं। बात सुने कि उसमें पहली उसमें ये किया गया है कि उनका जो भी लॉजिस्टिक वो है उसको बंद करने के लिए कर दिया गया है। और उसके अलावा शमसी एयरबेस जो हमारे ब्रिगेडियर साहब मौजूद हैं जो सवेरे फरमा रहे थे, और मुझसे पहले अंसार साहब ने भी ये कहा कि मुशर्रफ साहब ने एक टेलीफोन कॉल पे 9/11 के बाद पूरी जो अपनी पॉलिसी थी वो तब्दील करके पूरे पाकिस्तान को अमेरिका के हवाले गिरवी कर दिया। अभी मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसी बातें हैं, ये एक पल में ये हल नहीं हो सकते हैं, लेकिन इसमें पूरे कौम को मुतहद करने की जरूरत है। उन्होंने दे दिया था, चले उन्होंने दे दिया था, वो आमिर हुकूमत आप ले लेते वापस हो रहा है। उसके अलावा इसको हाईलाइट किया जा रहा है पूरे बैनुल-अक़वामी लेवल पे, और सलामती काउंसिल को भी खत लिखा गया है। तो इसमें यह नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया है, जैसे आप फरमा रही हैं कि प्रेसिडेंट साहब ने नहीं किया है। प्रेसिडेंट साहब ने पहले दिन आए दिन उसका नोटिस लिया है। एबटाबाद का वाकया हो गया, रेमंड डेविस का वाकया हो गया, PNS मेहरान का वाकया हो गया, उसके बाद ये अब नेटो का हो रहा है। ड्रोन हमले आए दिन हुए जा रहे हैं। ओबामा's वॉर जो बुक थी उसके अंदर आप लोगों के जरदारी साहब के बारे में स्टेटमेंट लिखा है राइटर ने, तो आप लोग सू कर देते। अगर ये बातें नहीं हो रही तो ये जरदारी साहब के पास तो बहुत टाइम है, 3.5 पौने 4 साल से कुछ तो कर लेते हैं। पार्लियामेंट के इजलास होते हैं, सारी पार्टीज बैठती हैं, एक फैसला होता है, अमल दरामद कराना तो हुकूमत का काम है ना, क्यों नहीं करा लेती? बिल्कुल, आप जो बातें कर रही है आपकी वजह, लेकिन आपको ये मालूम है जिस सर्कमस्टेंस में जरदारी साहब या गिलानी साहब या जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, जिन हालात में ये गवर्नमेंट बनी है वो किसी से ढके छुपे नहीं है। उस टाइम वार एंड टेरर जो है वो हमारे गले में डाला गया था, और आपको सवात और मालाकंड वहां जो है वहां जो वो अस्करी कुव्वतें थी, उनके जो मिलिटेंट्स थे उनकी कोर्टें कायम हुई थी, वहां गवर्नमेंट की रिट नहीं थी, और सारे इलाके। अच्छा, मुशाहिद साहब से पूछ लेते हैं। ये मुशर्रफ साहब तो बड़े उठ पटांग बातें करते थे, लेकिन उसने किया तो कुछ भी नहीं। लेकिन इन सारे चीजों को फेस करना था, और उसका सारे 25 लाख से ज्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए। अटैक्स अभी बताए कि आपके दौर में कितने, इस दौर में कितने हुए? 350 हुकूमत है, आप रिव्यू करने की इन्होंने किया कि इनसे पूछा ना 4 साल में इन्होंने कोई एक या आवाम के लिए या कौम के लिए इदारे वो सबको मिलकर फैसले करने हैं। ये कोई ये तो झाकरानी साहब वो तो हर दफा मिलकर सब बैठते हैं, बड़े अच्छे लंचेस और डिनर्स हो जाते हैं, लेकिन फैसला कुछ नहीं होता। मुशाहिद साहब आप क्या कहेंगे, क्या एम आई रॉन्ग, क्या ये बात गलत कह रहे हैं कि मिलकर बैठेंगे फैसले करेंगे? फैसले भी हो जाते हैं, मिलकर भी बैठते हैं, कमीशन भी बन जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर एक और अटैक हो जाता है, दूसरे दिन ड्रोन हमला हो जाता है। असल में देखें, बात यह है बुनियादी फैसले हमने करने हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है कि ये देखें जब से ये जो सो कॉल्ड वार अगेंस्ट टेरर है, जो मुशर्रफ साहब ने एक टेलीफोन पे ढेर होने के बाद अमेरिका से मिलकर शुरू की थी, उस वक्त उनका सिर्फ मकसद ये था कि चूंकि अमेरिका उनके नाजायज इक़्तिदार को तस्लीम नहीं कर रहा था तो उसे तस्लीम कराना था। उन्होंने पूरी कौम को एक तरफ रखे, पूरी आर्मी को डिस्क्रेडिट करके, इस कौम को डिस्क्रेडिट करके अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने नाजायज इक़्तिदार को उन्होंने जो कुछ फिर किया, उसके बाद जो आज 35-36 हजार लोग मर चुके हैं, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी मुशर्रफ साहब के ऊपर आती है। और ये शमसी बेस उन्होंने बगैर किसी एग्रीमेंट के दिया अमेरिका को, जहां से ड्रोन उड़ उड़ के हमारे ही मुल्क के लोगों को मारते रहे और वो जनाब मसल दिखाते रहे इस कौम को। उसके बाद होना ये चाहिए। तो फिर आप एहतजाज जरदारी साहब के खिलाफ या पीपल्स पार्टी के खिलाफ क्यों कर रहे हैं? फिर तो आप मुशर्रफ साहब के खिलाफ करें बस। मेरी बात सुन लें, मैं तो ये कह रहा हूं कि 2008 में जब जमहूरियत आई तो हम ये समझ रहे थे कि शायद अब ये पॉलिसी रिव्यू होगी। मैं जो बुनियादी बात करना चाहता हूं वो बात ये है कि पार्लियामेंट की करारदादों में ये बात लिखी हुई है कि हमने जो हमारे अमेरिका से ताल्लुकात हैं और ये जो वार अगेंस्ट टेरर है इसको रिविजिट करना है, इसको रिव्यू करना है और अपनी खारजा पॉलिसी पे असर नौ गौर करना है। ये बार बार ये बात हुई, लेकिन कौम इकट्ठी हो जाती है कौमी मसाइल पे। आज भी कौम इकट्ठी है, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो फिर आप लोग स्टैंड ले लें। इकट्ठी हो जाती है, लेकिन बात यह है कि जब कौम एक फैसला करती है, पार्लियामेंट एक फैसला करता है, तो उस पर अमल दरामद करना
तो एग्जेक्टिव का काम होता है। मुशर्रफ तो एक डिक्टेटर था। हाँ। वो तो इस मुल्क के हर अदारे को अपने पैरों तले कुचल रहा था, लेकिन जमहूरियत से लोगों को बड़ी यानी कि उम्मीदें थी कि वो पार्लियामेंट की करारदादों पे अमल दरामद अगर करते। और आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, इसका हल ये नहीं है कि बोन कॉन्फ्रेंस में जाते हैं या तो नहीं मतलब जाते, जमहूरियत भी फेल हो गई फिर तो? मुत्तहिदा को लेटर लिखते हैं या नहीं लिखते। हाँ। बात यह है कि अगर आप ये फैसला करने की हिम्मत रखते हैं कि आप पॉलिसी असर नौ जो है उस पर गौर करें और दुनिया के उन ममालिक से उन रस्तों को देखें, नए रास्ते निकालें। इस मुल्क में मुशाहिद साहब आप ये कह रहे हैं कि आमरीत फेल हुई थी, चले ठीक है मान लेते हैं, अब आप कह रहे हैं जमहूरियत भी फेल होगी, तो खुश कैसे होंगे हमारा? हम हाउ विल वी स्ट्राइक द बैलेंस? ये मेरा क्वेश्चन बड़ा है और मुसलसल ये है कि ये कैसे होगा? देखें, जमहूरियत फेल नहीं हुई। जमहूरियत को चलाने वाले अगर पुरानी लेगेसी पे चल रहे हैं तो इसमें जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है, ना अवाम का कोई कसूर है जिन्होंने जमहूरियत को वोट दे के इख्तिदार के ऐवानों में भेजा गया। लेकिन अगर इख्तिदार में बैठे हुए लोग ये फैसला कर लें कि उन्होंने हर कीमत पे अमेरिका की गुलामी करनी है और अपने एजेंडे पे अमल दरामद करते रहें और कौम की जो तमन्नाएं और आबरूएं हैं उन्हें यानी कि सरफे नजर उनसे करें, तो फिर उसमें जमहूरियत का कोई कसूर नहीं है। अच्छा मुशाहिद साहब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।